2024 में जब मैंने सुना कि ये मेरे को डिवोर्स दे रहे तो मैं प्रॉपर डिप्रेशन में चली गई। रोहतक पीजीआई से ट्रीटमेंट चला। अगर 3 महीने में मैंने ये पैसा पूरा नहीं किया ना इसी बिजनेस से तो मैं शटर मार के चला जाऊँगा। तो जैसे ही एंट्री हुई कहते ये तो छोड़ रखी है, घर बैठी है। तो सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हो जाता था ना ये चीज़ें सुन के। और कुछ साल बाद तेरे को अनुभव होगा, कुछ नहीं इस फील्ड में 5 लाख से ज़्यादा कमाया नहीं जा सकता। और आज हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। वो मैम ने बोला था लास्ट 3 मंथ जाओगे तो मेरे सपने आएंगे, वो सच होगी। मेरे को मैम की सपने आते हैं, सिलाइयों के सपने आते हैं। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारे स्टूडेंट वर्षा का, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से। जी दीदी बताएं, भिवानी ये काफ़ी कम बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपने ऐसा क्यों सोचा कि इंटरव्यू शूट करवाना चाहिए? क्योंकि भैया मैं भिवानी से हूँ, लेकिन और बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं तो शायद उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, इसलिए मैं आई हूँ। और कुछ इसलिए भी क्योंकि भिवानी में नहीं आ पा रहे, वो भी आओ। क्यों भिवानी में क्यों नहीं आ पा रहे लोग? ये सोचते हैं कि क्या सिखाते हैं, आधे से ज़्यादा तो ये सोच रहे हैं लाइव सिखा रहे हैं, मैम खुद नहीं सिखा रहे। भिवानी में भी? अच्छा। मैं जब यहाँ से मतलब सीख रही हूँ ना तो पूछते हैं ना तो वो यही कहते हैं मैम खुद आती है यहाँ पे सिखाने के लिए। मैं बोली हाँ जी रोज़ आती है। कहते वैसे नहीं चलता स्क्रीन पे, मतलब ग्रुप स्टडी होती है। जो मतलब जो अपनी वीडियोज जा रही हैं जैसे ब्रांच में सिखाते हैं लाइव चलता है तो वो ये सोचते हैं। हाँ अच्छा, उनको ये नहीं लगता कि मैम आते हैं रोज़। उनको ये डाउट है, वो तो अब सेलिब्रिटी टाइप है, एक तरह से सेलिब्रिटी ही है, तो नहीं आते होंगे वो। हाँ, ये मेरे को काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट जो लेट आते हैं बेसिकली ज्वाइन करने, वो सोचते हैं कई महीने तो जी हमें लोगों ने ऐसे बोला, रहे वो थोड़ी ना आती होंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने मिलियंस में फॉलोवर और क्यों आती नहीं होगी सिखाने, कोई और सिखाता। और दूसरा ये भी कहते कि ऐसे नहीं है सब चीज़ें सिखाती है, कुछ कुछ बेसिक भी नहीं। 3 महीने में कौन सिखा देगा, इससे ज़्यादा हमारे पास है, ज़्यादा फीस है, इतने में हम 5,000 में सब चीज़ें हम सिखा देंगे। अच्छा ऐसे? अरे ऐसे मैं बताता हूँ, देखो मेरा पर्सनली अनुभव है, और होपफुली ज़्यादा घमंड की बात नहीं है, ज़्यादा होपफुली मैं जब से इस फील्ड में आया था और मैं काफ़ी लोगों से मिला जो इस फील्ड में काफ़ी पुराने थे जी। तो मैंने उनको कुछ कहा, और काफ़ी आप इंटरव्यू देखेंगे तो मैंने बताया भी ये बात कि जी हम कुछ ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। पता मेरे को क्या बोले? मेरे को बोले भाई तो भी इस फील्ड में नया नया आया है और कुछ साल बाद तेरे को अनुभव होगा, कुछ नहीं है इस फील्ड में 5 लाख से ज़्यादा कमाया नहीं जा सकता। और आज हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। अब समस्या क्या है लोगों के साथ, आप समझें। जैसे आप बुटीक मैनेजमेंट की क्लास में थे। हाँ जी, मैंने वो कहानी सुनाई थी, याद है? याद है सर। उसमें उसने बूढ़े ने कहा उनको कि जी ये पत्थर ऐसा है जो सोना बना देगा, और ये द्रव्य ऐसा है, लिक्विड ऐसा है, इसको पी ले तो बंदा बीमार नहीं होगा। तो सामने वाले ने क्या कहा, ये पागल है, इसको जाने दो। तो उस लड़के ने उससे कहा कि जी आपने इसको सच्चाई क्यों बताई, क्योंकि सच्चाई सबके बस की बात नहीं है हजम करना। अब समस्या ये है कि एक इंसान क्या 90% से ज़्यादा इंसान ना तो वो कभी बुक्स पढ़ते हैं। सही बात है। सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ेंगे जी, करना क्या है वो नहीं पढ़ेंगे जी। अब समस्या ये है कि हमें क्या पढ़ाया गया है। अब सपोज करते हैं आपने क्या पढ़ाई की है? मास कम्युनिकेशन। मैंने पढ़ी पॉलिटिकल साइंस। हाँ जी। ठीक है जी। अब आप इस चीज़ को समझो कि जो बीए तक हमारी बुक्स थी, जो हमने ग्रेजुएशन किया 11वीं 12वीं की, उसमें ऐसी कौन सी बुक थी जो हमें ये सिखाएगी कि जी किसी इंसान से बात कैसे करनी है? नहीं, कोई नहीं सर। समाज में ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम सिर्फ देख के सीख रहे हैं, और हम एक तालाब में फंस गए हैं। जो हम चारों तरफ देख पा रहे हैं वही मान रहे हैं। और एक्चुअल में जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि 3 महीने में नहीं सिखा सकते, उनकी गलती नहीं है जब तक वो सत्य को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे। सही बात है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान के चलो, अगर मैं इस फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भी कोई ऐसा कहे कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है जी। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने, तो सब ने गालियाँ दी थी। मैं कह रहा जी ऐसे थोड़ी ना सिलाई सेंटर होते हैं, इतने पैसे लगा दिए 40-40 लाख रुपए, कैसे आएंगे वापस, कौन देगा पैसे? और शुरू दिन से हमें एक ही बात बोलते हैं सभी, जिसको सीखना था तो सीख गए, अब कौन आएगा? अब हमारे 27 शहरों में ब्रांचेज हैं, जिनमें 100 प्लस एडमिशन है, ब्रांचेज भी होते हैं, हज़ारों बच्चे हैं, क्योंकि देश की पॉपुलेशन करोड़ों में, आप समझें। लेकिन जो इंसान नेगेटिव हो घर से नहीं निकलेगा, और वो हर संभव प्रयास भी करेगा कि कोई भी इंसान घर से ना निकले ताकि वो उसके लेवल पे रहे।
ये है समस्या लोगों की। यहाँ पे तो है भैया। अब मैं यानी जैसे सभी मार्केट जगह। जाती हूँ तो कपड़ा ही ले लो, चाहे कपड़ा ले लो, चाहे कोई, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, तो पापा जा रहे थे सिलवाने के लिए पैंट शर्ट, तो पापा ने बोला कि ये वहाँ सीखती है, कहते वो तो ब्लेजर हमसे बनवाती है। कुछ भी कह सकते हैं। तो कपड़ा लेने जाओ तो कहते कपड़ा यहीं से जाता है मैम, यहीं से लेके जाता। तो हर चीज़ का मतलब कि हर चीज़ों में यही है। आज तक मैंने अभी तक जितनी भी जगह रही हूँ ना भैया, किसी से नहीं सुना होगा कि भाई मैम करवाते होंगे, खुद का नाम लेते हैं कि जो भी चीज़ें होती ना हमारे पास से हो रही है मैम की। और अब हमारे साथ ये समस्या है कि कई बच्चों ने हमें बताया भी, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी फला आदमी आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं। फिर मेरे को हरियाणवी कहावत याद आती है कि जी फला आदमी आपको गाली दे रहा है, तो मैं ये कहता हूँ फला आदमी कल को मेरे को फूफा कहने लग जाए, अब मैं क्या करूँगा। तो आप इस चीज़ को समझे, हम लोगों की नहीं सुनेंगे, पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है। नहीं बोल रहे थे, जैसे आपका नाम बोल रहे थे कि फ़ोन करके बुलाते हैं मेजरमेंट के लिए कि हमारा ये बनाना है, ये बनाना है, तो हम वहाँ जाते हैं, फिर बनाते आते हैं। मैं ये बात बता दूं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे कि कि हम किसी से कुछ बनवाएं। आप इस चीज़ को समझें, हम बस इस चीज़ को फोकस करते हैं कि गली में भौंकने वाले अगर हर कुत्ते को मैं पत्थर फेंक के मारूंगा ना, वो गली पार नहीं होगी मेरे से। और जो बात ये भिवानी वाले बेसिकली खासकर बहुत सारे बच्चे, मतलब कई तो लोग ऐसे हैं, आप दूर क्यों जा रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को देखें जिनका काम ही हमारे सारे चलता है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो पिको या कुछ भी करवाते हैं, वो भी नेगेटिव बोलते हैं। बताओ, अरे जिस आदमी ने तुम्हें काम दिया, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम उसी के बारे में नेगेटिव बोलेंगे। कुछ नहीं है जी, 2 साल में पता नहीं क्या करके, कुछ नहीं है जी, कोई कहेगा कहीं से पैसा आ रहा होगा जिनके पास, कोई कहेगा कुछ भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नथिंग। हम इस समाज को बहुत पीछे छोड़ के बहुत पहले तब यहाँ तक आए हैं। और ये जो गालियाँ हैं और ये जो कुछ भी कह रहे हैं नेगेटिविटी, हमें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे से क्या हुआ था, एक हमने वीडियो डाल दी, जैसे आप आगे मान के चलो आपने कुछ पहन रखा है, मैंने वीडियो डाल दी, 3 महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा ये तो जी ब्लाउज हमारा सिला हुआ था, ये देखो। तो जिस लड़की ने ब्लाउज पहन रखा था उसने कमेंट किया, जो फिर इनके जो उस टाइम में 12-13 लाख फॉलोवर होते थे, कह रहा जो 13 लाख फॉलोवर जो इनके हैं, ये आपके ब्लाउज से आए हैं क्या। ठीक है, और मैं मैडम के पास गई, मैंने कहा जी रील बनवानी पड़ गई। आप इस चीज़ को समझो, जो नेगेटिव थे, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आगे बढ़ गए या जो नेगेटिव है पीछे रह गए, नहीं। आप देखो ना, आपके सामने है। रितु मैम के साथ ऑफुली जब रितु मैम ने स्टार्ट किया उस टाइम पे कम से कम इस देश की हज़ारों महिलाओं ने स्टार्ट किया होगा। सही बात है। ठीक है जी, आज रितु मैम कहाँ पहुँची हैं और वो कहाँ पे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, मेहनत, वो भी लगातार, और सिर्फ पॉजिटिविटी। एक यूनिवर्स को जब हम जो भी मांगेंगे ना गुड़िया, अब जैसे सपोज कीजिए जो मैं आज मांगूंगा ना, वही मुझे यूनिवर्स पूरा षड्यंत्र रचेगा कि मेरे को कैसे मिले। मेरे साथ तो भैया ATUA, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे हरियाणा रोडवेज में, तो उनके दोस्त है, रिटायर हो चुके हैं, तो यहीं पीछे गोदाम है उनका, तो मैं सामान लेने रही थी, तो सामान लेने गए तो भैया थे उनके बेटे, तो उन्होंने बोला कि मैम रोज़ आती है क्या सिखाने में, क्या हाँ जी रोज़ आती है। कहते वो स्क्रीन पे नहीं चलता। मैं बोली यहाँ थोड़ी चलता है, ये तो हेडक्वार्टर है ना, यहाँ थोड़ी, वो तो ब्रांच में चलता है। तो अंकल बोले कि जब स्टार्टिंग हुई थी उन्होंने देखा होगा रितु मैम को यहाँ पे जब स्टार्टिंग से, कहते बहुत मेहनती है, इनका तो सितारा ही चमका है, मेहनती है। मतलब स्टार्टिंग में घबराए थे, क्या पता चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, पर जैसे मेहनती है तो उनका सितारा चमका है, तो उन्होंने देखा होगा। मेहनत है। देखिए, जब मैं बड़ी बड़ी बातें करने का मेरे को कोई शौक नहीं है, बहुत ही गरीबी से हम उठे हैं। सही बात भैया। और ऐसा नहीं कि गरीबी से यहाँ से उठे हैं तो यहाँ पहुँच के, नहीं, उसके बीच में मैंने जॉब भी की है, सारी चीज़ें की हैं। जब हम यहाँ पे ज़मीन लेने के लिए आए थे होपफुली, तो हमसे 47,000 रुपीज़ मांगे गए थे, और मैंने ये कहा था जी 45,000 रुपये आप ले लो। अभी मुझे नहीं पता ये काम चलेगा नहीं चलेगा, टू बी ऑनेस्ट, मन में मुझे विश्वास था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि जो अपन ने काम किया एक्चुअल में, आप जब देखेंगे पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में भी तो चलो किसी ने किया होगा तो मुझे नहीं पता, किसी ने किया होगा तो भूले बिसरे ने किया होगा, नहीं तो वर्ल्ड में भी नहीं किया होगा। पूरे इंडिया में हमसे पहले कोई आप ऐसा कोचिंग सेंटर स्टिचिंग का दिखाएं कि किसी यूट्यूबर ने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया हो, कोई नहीं कर रहा था, सब कोई ऑनलाइन सिखा रहा था, कुछ कर रहे थे, सिर्फ पैसा कमा रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन चलाना आसान ही नहीं था, क्योंकि वो ना किसी को नॉलेज थी ना कुछ था। और जो आप देखेंगे ऑफली जो अब हमारे 26-27 जब बैच हुए हैं, उसके बाद ये एहसास होता है कि
पहले हम ये थे, लेकिन अब हम कहाँ हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही परफेक्ट होने की कोशिश करते तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। नहीं, ठीक है, तो धीरे धीरे हुआ, लेकिन मुझे विश्वास शुरुआत से था। मेरा एक दोस्त है अरुण जांगड़ा, उसने कहा मेरे को कि मैंने 3 साल के लिए जब ये बिल्डिंग लीज पे ली और अब उसको 3 साल पूरे भी हो रहे हैं, फरवरी में हो गए उसको पूरे, तो उन्होंने कहा भाई साहब 3 साल में क्या ये पैसे पूरे कर लोगे जो आपने पैसा लगा दिया। मैंने कहा 3 महीने, अगर 3 महीने में मैंने ये पैसा पूरा नहीं किया ना इसी बिजनेस से, तो मैं शटर मार के चला जाऊँगा यहाँ से। और मैंने वही किया। आप इस चीज़ को समझो मेरी प्यारी बहन, मैं बार बार बच्चों को यही समझाता हूँ, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में, कहीं भी ज़िंदगी में आपको आगे जाना है तो अपने कंधे पे जाना पड़ेगा। जब हम दूसरे के कंधों का सहारा लेने लगते हैं ना, तो हमारे डूबने के चांस बढ़ेंगे। अगर मैं अपने कंधों पे, मुझे विश्वास था जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो मेरी बहन और मैं, बाद में टीम जुड़ती गई। आज मतलब कम से कम ब्रांचेज वालों को मिलाओ तो हमारा लगभग 400 प्लस का स्टाफ है। ठीक है जी, ब्रांचेज पे भी लगभग 10-12 लोग स्टाफ में होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना किसी को, और शुरुआत में सबको डर लगता है। ठीक है, लेकिन जो डर से जीत पाएगा, रिस्क ले पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। सही बात है। मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था भैया यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला प्रैक्टिस के लिए जब मशीन ठा लियो, जब ले लियो। मैं क्या आप ठा ली ना हो सारे दिन भी, मैं क्या करूँगी फिर। तो बोले ऐसे ही हो रहा ये तो यार, मेरे मशीन के घर से उठा के लेके आऊँ अब रोज लेके जाऊँ। कहते नहीं, जब जैसे फ्री हो जाती है 1-2 घंटा, तो वो क्या रस होता है बेसिकली। आप गर्मियों में आएंगे होपफुली। और पिछले साल तक भी आपको मैं बताऊं, पिछले साल अप्रैल में ऐसा हाल हो गया था जब अपने ब्रांचेज ओपन स्टार्ट की। उस टाइम पे यहाँ पे इतने एडमिशन आने लग गए थे, जब आप अप्रैल बैच में लगभग 264 प्लस एडमिशन्स थे जो हमने रखे थे, और लगभग 200 एडमिशन्स को हमने मई बैच में डाल दिया था। मतलब 500 प्लस के लगभग हमारे पास एडमिशन थे उस टाइम पे। कुछ को ऑनलाइन में शिफ्ट किया, कुछ को नेक्स्ट बैच में। फिर मेरे दिमाग में आया कि अकेले भिवानी ये बर्डन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में हज़ारों बच्चे आने लग जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे उनका पीजी का देखेंगे, कैसे सेफ्टी देखेंगे। इसलिए फिर ब्रांचेज पे हमें शिफ्ट होना पड़ा। और मान के चलो किसी भी हमारी ब्रांच पे भी मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी 150 एडमिशन आ गए तो मैं 150 मशीनें रखवा दूँगा, पॉसिबल नहीं है। आप समझे, मशीन रखवाना एक छोटा काम है। मशीन में ले आऊँगा 20-25 हज़ार रुपये की आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मशीन के साथ एरिया, उसका रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर जो हम फीस लेते हैं ना, वो है क्या। आप सपोज कीजिए ब्रांचेज पे 14,000 रुपये, यहाँ पे 16,000 रुपये, 3 महीने लगातार एसी चलती हैं, मशीनें चलती हैं, हम सिखाते भी हैं सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ना, वो कट टू कट रहता है प्राइस। या तो फिर इस फीस को 40-50 हज़ार रुपये किया जाए। फिर हमारा जो मेन चीज़ ये है कि ये गरीब महिला सीख पाए, कोई ये देखे कि भी जब तो मैम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। जो वो गरीब महिला सोच रही है उसके लिए तो हम बचे ही नहीं। हम तो अमीरों के भगवान हो गए फिर तो। अमीर लोग आएंगे और वो करेंगे, जबकि ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो बिल्कुल लास्ट 100 रुपये समाज के, कि जो बिल्कुल थक हार के भी बैठ गई है ना महिला की यार कुछ नहीं, इसके आगे तो मर जाना बेटर है, उनको भी हमने यहाँ पे बुला के सिखाया है। और उनको रैंप वॉक जब करवाई, और आज जब वो अपने जीवन में 20-30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं, तब मैं ये मानता हूँ कि हाँ, जो मैंने फैसला लिया था, इस इंस्टीट्यूट को हमने बनाया था, वो अब काम कर रहा है। इसलिए ये कहानियाँ यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगी भैया कि लड़कियां इतनी है, मेरे बैच में भी शायद 112 से ज़्यादा ही है, मुझे पता नहीं है प्रॉपर, वो रजिस्टर में होता है तो उससे पता है 112 की करीब तो है। तो एक तरह से कंपटीशन है वो एक दूसरे का, लेकिन समझती ही नहीं है कि हम कंपटीशन है एक दूसरे का। दरअसल कंपटीशन के ऊपर मैं बताऊंगा आपकी बार, होपफुली शायद मैं लास्ट में समझाना भूल गया बुटीक मैनेजमेंट की क्लास में भी, होपफुली, क्योंकि मेरा ध्यान चला गया था कि जीवन कैसे सुधारा जाए, उस कहानी को सुनाया जाए, और लेट हो रहे थे बच्चे, 4 बज गए थे। ज़िंदगी में एक चीज़ की आप धारणा मतलब गांठ मार लें, कभी कोई कंपटीशन नहीं होता। नहीं ऐसे नहीं भैया, गवर्नमेंट में जॉब में जाओगे आप, दिल्ली मुखर्जी नगर जाओ, वहाँ पे एक रूम में 8-8, 10-10 बच्चे रहते हैं, और वो एक दूसरे का कंपटीशन है, और वो समझते हैं ये कि ये मेरा कंपटीशन है, और वो उसी माइंड से चलते हैं, दोस्ती नहीं करते, उस माइंड से चलते हैं मेरा कंपटीशन है। दोस्ती रखते हैं लेकिन वो वाला नहीं होता। जॉब कर लो, प्राइवेट कर लो, उसमें भी यही हाल है। तो कंपटीशन तो वो समझते ही है, लेकिन यहाँ कोई माइंड में लेके ही नहीं आ रहा। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को समझें, जीवन में अपने उतार के देखें कभी इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन कभी नहीं होता। मेन चीज़ ये गुड़िया, जब हम पेपर देने जाते थे ना किसी भी एग्ज़ाम का, तो हम ये मानते थे, मान के चलो 500 पोस्ट आई, ठीक है जी, तो कोई पूछता कितनी पोस्ट आई हुई है, हम बोलते 499, कह रहा है उसमें तो 500 है, एक मेरी है ना।
कंपटीशन है 499 पे, एक मेरी है। कंपटीशन को जब हम देखेंगे ना तो हमारे अंदर आएगी नेगेटिविटी, हम डर जाएंगे और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, मान के चलो हम जॉब की तैयारी वाले बच्चों से लेते हैं, ठीक है, आप और मैं जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, और एक ही रूम में रह रहे हैं, मान लो आप पढ़ रहे 10 घंटे, अब मुझे आदत नहीं इतना पढ़ने की, हो सकता है मैं पढ़ रहा हूँ 6 घंटे, और मैं आपसे कंपैरिजन करूँगा तो मेरे 6 घंटे भी व्यर्थ हो जाएंगे, मैं डरने लग जाऊँगा कि ये मेरे से ज़्यादा पढ़ रही है, ये आगे निकल जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कंपटीशन को भूल जाओ। अगर कंपटीशन को मैं मान के चलता, यूपीएससी ने मेरे को यही सिखाया 3 साल, कंपटीशन कुछ नहीं होता। हमारे अंदर खुद की ग्रोथ जो है वो मायने रखेगी कि हम अपने जीवन में क्या उतार पाए। सपोज कीजिए अगर हम कंपटीशन को देखते तो क्या है, सिलाई सेंटर हम स्थापित करते इस लेवल पे? नहीं, कोई नहीं कर रहा था, कंपटीशन ने तो नहीं किया कभी। ब्रांचेज खोलना हमने स्टार्ट की, क्या कोई कर रहा था? नहीं कर रहा था जी। आप इस चीज़ को समझो, कंपटीशन नहीं, आप अपनी लाइन खींचते चले जाएंगे और उसको इतना बड़ा बना देंगे कि लोग सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी प्यारी बहनों को, मैं समझाता भी हूँ कि कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन से कंपैरिजन आएगा और इस कंपटीशन के वर्ड ने ही हमें खा लिया है। सपोज कीजिए एक बच्चा, मान के चलते हैं आप लगभग मेरी एज की हैं, 5-7 साल छोटे होंगे मेरे से, अपने जो माँ बाप होते थे वो बोलते फलाने का बच्चा इतना पढ़ता है, क्या कंपटीशन, उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आती, जेलसी आती उस बच्चे के प्रति। जैसे कि जब मैं 7वीं 8वीं की बात याद कर पाऊँ, मेरी माँ ने कहा, कह रहा फलाने के बच्चे सुबह जाके खेत में जाते हैं, वो घर में रहा उसकी तिराई करते हैं, पानी डालते हैं उस पर। मैं बोला माँ, वो बोला तू 8 बजे उठता है। मैं बोला ना, तो अपने घर पे नया घर बन रहा, ठीक है जी, अपने 1 किला ज़मीन आती है ना, पाई इतनी खेती कर सकते, मैं किसी और के जाके करूँ? मेरा कंपटीशन ना करें किसी के साथ, मैं ठीक हूँ अपनी जगह। आप इस चीज़ को समझो, मैंने कभी भी ये स्वीकार ही नहीं किया कि एक इंसान दूसरे इंसान को रिप्लेस कर सकता है, मैं नहीं मानता। आप अपने आप में परफेक्ट हैं, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। अगर मैं अपनी तुलना आपसे करूँगा तो मैं मूर्ख हूँ, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। समझ पा रहे हैं? जैसे आप भिवानी वालों के बारे में भी कह रही थी, वो हमारा कंपटीशन ही नहीं है। वो तो क्या मतलब, मान के चलो हम पूरे इंडिया में आप किसी को मानते ही नहीं हमारा कंपटीशन है। पीछे से हम एक जगह गए वार्ड फंक्शन में, कह रहे जी आप तो जी नंबर 1 पे पहुंच गए, बहुत अच्छा खासा ब्रांचेज 5 स्टेट में ब्रांच होगी, ये हो गया वो हो गया, कैसा फील कर रहे हैं? मैं कैसा फील कर रहे हैं, हम तो अब हमारी माँ ने पैदा किए थे नंबर 1 पे, हम नहीं जानते कौन नंबर 1 2 3 फलाना ढिमकाना, हम उस चीज़ का, हम उस दौड़ का हिस्सा कभी बनेंगे ही नहीं। अब मान के चलो आप दौड़ का हिस्सा बन गए कंपटीशन का, जब तक आप नंबर 2 पे रहे तो समस्या 1 पे कैसे आएंगे, 1 पे आ गए तो समस्या 1 पे कैसे रहेंगे, जीवन तो चला जाएगा। 30-32 साल के हो गए, 30-32 साल और इसी दौड़ में निकाल दिए तो हम क्या करेंगे फिर, खुद के लिए कब जिएंगे? तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ यहाँ के बच्चों को कि सिर्फ पॉजिटिव रहें और भूल जाएं दुनिया क्या, कौन क्या, सब बकवास है, कोई कंपटीशन नहीं है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू मैं नहीं ले रहा है, दीदी ले रही है, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है और ये खुद कम बोल रही है, मुझसे ज़्यादा बोलवा रही है। इससे पहले इंटरव्यू लिया आपने कभी? हाँ जी। वही टैक्टिस यूज कर रही हैं आप? नहीं, मुझे छेड़ के छोड़ दे रही है और मैं बोलता जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है भैया ये जो आप ले रहे हो। आपका फर्स्ट इंटरव्यू? इससे पहले आपने किए हैं कभी लोगों के इंटरव्यू शूट? हाँ जी। ना तो वही टैक्टिस आप यूज कर रहे हैं, अभी आप बोल के आराम से बैठ रहे हैं पत्रकार की तरह और फिर मैं बोलता जा रहा हूँ। मेरा हुआ था जैसे CBLU में जब मैं कर रही थी जी, मास कॉम, तो हमको बुलाया गया रजिस्ट्रार सर के पास, तो बोले कि क्या पूछना क्या नहीं। मैंने हाथ उठाया, मैं सरकार से कितना खर्चा मिलता है हमारे कोर्स के लिए, डिग्री के लिए, और आप क्या लगा रहे हो, मुझे डिटेल से बताओ। तो मैम मेरी तरफ से देख रही है, क्या क्वेश्चन किया है, मतलब ये बजट का क्या पूछना है। मैं फिर सर ने हंसी में निकाल दिया, कहते ये आने वाली मीडिया है, ये कुछ भी पूछ सकती है। तो ऐसी चीज़ें मेरे से कई बार हो जाती है, पूछ लेते हैं। हाँ, दूसरी बार ऐसे हुआ था, VC सर के पास जाना था, हमारी इंटर्नशिप के लिए आए थे, तो हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला, मैम बोले कि VC सर से बात करनी पड़ेगी। तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, सर हमको पापा ने सिखाया कि अगर आपको कुछ पूछना है एप्लीकेशन दे दो और एप्लीकेशन पे लिख के ले लो। बिल्कुल, लिखा हुआ चलेगा, लिखा हुआ चलेगा, बोला हुआ कोई पूछता ही नहीं है क्या बोला क्या नहीं। तो मैंने कहा सर को, मेरे सर हमारी इंटर्नशिप है, हमको भेजो, एग्ज़ाम आप बाद में करवाना या जो भी है, हमारा कैरियर है, अगर हम नहीं गए तो हमको दोबारा नहीं बुलाएंगे, वो हमारी कुछ तो इमेज ख़राब हो ही जाएगी। तो सर ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा सर एक काम करो, मैंने क्या किया कि सर को बोला कि हम खुद से नहीं गए वहाँ पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे टीचर्स हैं, उन्होंने उनको मैसेज किए, उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया, हमने तो नहीं कहा ना कि भाई हमको बुलाओ। तो सर बोले कि ऐसे थोड़ी होता है। मैंने स्क्रीनशॉट लिए,
जो व्हाट्सअप ग्रुप था उसके स्क्रीनशॉट लिए, और जो उधर से मेल आई हुई थी उसके स्क्रीनशॉट लिए, और सारी फाइल बना के मैंने सर के सामने दे दी। रजिस्ट्रार हाँ, वीसी सर को। वीसी साहब। हाँ जी, मैंने उनको कहा कि आप इस पर लिख के दे दो कि आप जिम्मेवारी लेते हो मेरी, एग्ज़ाम के बाद यहीं आप मेरी इंटर्नशिप करा दोगे। तो इस लड़की को बोलने का नहीं पता, लिखवा के कैसे लिख के लूँगा। मैं सर ऐसे ही लूँगी, आप मेरी जिम्मेवारी लो या तो मुझे अभी भेजो। तो कहते इसको बाहर निकाल दो। हाँ, एक्चुअल में अपने यहाँ एक समस्या सबसे भारी है, अपने यहाँ गुरु शिष्य परंपरा ज़्यादा चलती है, और अपने जो है टीचर्स हैं वो ये सोच के चलते हैं कि बच्चा सवाल ना पूछे कोई। हाँ, जो हमने कह दिया फाइनल हो। फिर यहाँ पे कैसा फील हुआ आपको? यहाँ पे तो नहीं, मैंने सच बताऊँ भैया, हमारे 6 फ्रेंड का ग्रुप है, तो हमने क्लास में एक भी नहीं क्वेश्चन किया। ऐसा नहीं है कि हमारे डाउट मतलब क्लियर नहीं है, हमको मैम समझाती समझ आता है, वो तो बाहर जाके दिमाग ढूंढता है कि भाई ये चीज़ें निशान लगाने तो स्टाफ है वो समझा देता है। तो हमने बोला जैसे सुमन डाउट की दुकान मैम ने नाम लिखा। आपकी दोस्त है क्या? नहीं, वैसे बता रही हूँ दोस्त रही। तो हमने कहा इनका डाउट की दुकान नाम रख दिया ना, तो हम 8 अवार्ड हम भी लेके जाएंगे कि हमने कोई डाउट नहीं किया मैम से, क्योंकि हमारे क्लियर ही हो जाते थे भैया। वो सुमन, उसका मैंने इंटरव्यू शूट किया, वो सोचती बहुत ज़्यादा थी। हाँ, यहाँ से हाँ, वो ये चीज़ थी, वो जैसे मैम ने कटिंग कराई है तो यहाँ से उसका मेजरमेंट भी करवाती थी। यहाँ जितना बच्चा उधर भी उतना ही बचा है क्या, या एक्स्ट्रा बचेगा ये बताओ मुझे, तो वो करवाती थी ये चीज़ें। वो सही था। देखो समझो, कुछ बच्चों के मान के चलो उसके डाउट पूछने से ना काफ़ी लोगों के दिमाग में क्लियर हुए होंगे बात। और अब उसके पास मैंने उसका इंटरव्यू शूट किया तो कह रही भैया मेरे पास ना बहुतों के मैसेज आते हैं, क्या डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि और मैं बोला, उसने वीडियो डाली थी शुरुआत में ना कि मेरे कंधे गिर रहे हैं, ये गिर रहा है। मैं बोला वीडियो काट दी तूने? कह रही वीडियो नहीं काटूंगी, मैं जर्नी है, मैं दिखाना चाह रही हूँ, और होपफुली उसकी जर्नी से अगर कोई भी स्टूडेंट देखेगा ना तो वो समझ भी पाएगा कि एक्चुअल में 90 दिन देने ही पड़ेंगे। अब कोई सोचे जी रितु मैडम के हाथ में तो छड़ी है, ऐसे सिर पे रखेंगे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मेहनत करेगा वही आगे जा पाएगा। फिर कहाँ मास कम्युनिकेशन से आप यहाँ आए और बात अधूरी रहेगी, फिर आप गए कि नहीं गए इंटर्नशिप पे? नहीं गए, बाहर निकाल दिया रूम से उन्होंने जबरदस्ती। मैं क्या, मैं नहीं, लिख के दोगे जब ही। लिख के दिया फिर उन्होंने? नहीं दिया ना, लिख के देंगे तो मरेंगे ना सर। लिख के नहीं दिया? लिख के कैसे दे, लिख दिया। फिर आप गए इंटर्नशिप कहाँ की फिर आपने? हाँ, मैंने दूरदर्शन से की। उसके बाद की? हाँ जी। वहाँ पे किसने भेजा? यूनिवर्सिटी नहीं भेजा? यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। वहाँ पे क्या सीख के आए? एडिटिंग, एंकरिंग, जितना भी मीडिया का है सब, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। फिर आप इसी फील्ड में आगे क्यों नहीं बढ़े? फैमिली जाने नहीं दिया बाहर। फेस कट भी अच्छा है और आपको आप दूरदर्शन। हाँ, मैम ने बोला कि आपका जो फेस कट है एज ए कैमरा बहुत सही है, तो आप जाओ। तो उन्होंने देहरादून भी बात की मेरी, कई जगह बात की, कई चैनल में, और सिलेक्शन भी पूरा प्रॉपर था, बस जाने की दिक्कत थी कि जाने नहीं दिया। ये सबसे भारी समस्या है। मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो भी हरियाणा से बाहर के होपफुली देख पा रहे हैं हमें, हरियाणा में एक सबसे भारी समस्या है, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़कियों को खासकर, और MBA कराएंगे, BTech करा देंगे, MTech करा देंगे, जैसे इसी गुड़िया ने किया, मास कम्युनिकेशन करा देंगे, ऐसी फील्ड में काम करवा देंगे, डिग्री भी करवा देंगे, होटल मैनेजमेंट करवा देंगे, कि जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज़्यादा संभव होती है। और फिर उसको बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट मिले तो कर लेना। तो हाँ, मुझे बोला कि गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो। अब मैंने पापा बोले कि गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करो, करते नहीं हो, सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हो। मैं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कैसे करूँ, वहाँ पे तो एक्सपीरियंस मांगते 5-5 साल का, और वो कहाँ से मिलेगा, प्राइवेट से। तो वो नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट में भर ही नहीं सकती, और वहाँ पे जाने नहीं दिया, तो करूँ कैसे। और तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक से किया हुआ मैंने, इलेक्ट्रिक मीडिया है ही नहीं, प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में लगभग नाइट ड्यूटी होती है, वो वैसे ही नहीं करने देंगे। तो आपने फील्ड गलत चूज कर लिया, घर वाला? मैंने तो नहीं किया। किसने मेरी फील्ड भैया, मेरी फील्ड पहले जैसे +2 की तो मेरे को करना था BCA, पूरा प्रॉपर मुझे बोल दिया कि BCA ही करना, मेरा फुल इंटरेस्ट हो गया। पापा ने कहा नहीं होगी इससे, नहीं करानी, मेरा BA में एडमिशन करा दिया। BA में मुझे सब्जेक्ट दिला दिए पॉलिटिकल और साइकोलॉजी। फिर मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बन गया, फिर मैंने कहा साइकोलॉजी से करूँगी। साइकोलॉजी में मेरी लिस्ट नहीं लगी, गैप ईयर वैसे हो गया था, तो लिस्ट नहीं लगी। तो फिर ATA ही था जहाँ पे, मतलब भिवानी में ज़्यादा पता नहीं है मास कॉम का, तो इसमें लिस्ट थी, सीट भी खाली थी। फिर मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। यहाँ पे मेरा प्रॉपर एक इंटरेस्ट जो होता है वो बन गया। अब ये लग रहा था मेरे को सही लाइन मिल गई, तो अब वो वैसे हो गया। और ये शुरुआत हुई मेरी
10th क्लास से। मैं और मेरी फ्रेंड है, तो हम जैसे पीछे बैठते थे बेंच पे, तो हम ड्राइंग बनाते थे इनकी ड्रेसेस की। तो हमने क्या किया था, मेरे को इंटरेस्ट था जैसे बचपन से फिल्में वगैरह ज़्यादा देखती थी भैया, तो मेरे को ऐसे मॉडलिंग करने का और कैमरे में आने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं तो ऐसी चीज़ें करूँगी सिलेक्शन जो हो। तो बोले सिलाई सीख ले। मैं तो सिलाई नहीं सीखूँगी, मैं तो डिज़ाइनर बनूँगी। बोले डिज़ाइनर कैसे बनेगी, उसके लिए सिलाई भी तो आनी चाहिए। तो देखा तो बाहर था, मुंबई साइड। पहले तो फैशन डिज़ाइनर ज़्यादातर इधर थे, दिल्ली थे, फरीदाबाद था, गोवा था, मुंबई निफ्ट वगैरह में। हाँ जी, वहाँ पर उनकी फ़ीस थी 1 लाख से उस टाइम पे 3 लाख करीब। तो बोले बहुत दूर है, नहीं जाना। तो हम मतलब इंटरेस्ट तो आ ही गया था, ड्राइंग बनाई कि ऐसी ड्रेस बनाएंगे जब करेंगे। तो शायद वो वाला इंटरेस्ट मेरा अब पूरा हो रहा है, तो इतनी लंबी जर्नी के बाद। 3 साल हो गए हमें यहाँ सेंटर ओपन किए, ऑफलाइन सेंटर भी। तो इतने दिन बाद क्यों आए आप? इससे पहले भैया 2 साल पहले मेरी बहन आई थी छोटी वाली यहाँ पे सीखने के लिए। उस टाइम हमारी एमए चल रही थी। मेरा और मेरी बहन का लगभग सेम ही था, 1 साल छुट्टी है मेरे से। तो मेरा गैप ईयर था एमए में एडमिशन के लिए, तो उसका और मेरा सेम एमए में एडमिशन हुआ। वो 2 साल पहले आई यहाँ पे सिलाई सीखने के लिए। सीख के गई वो? नहीं, उन्हें सीट बुक कराई। ठीक है। उस टाइम पे फीस दी, सीट बुक करा ली। घर पे जाके पापा को पता चल गया, हमने पापा को नहीं बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके रहे हैं पैसे, सीट बुक करवाते हैं। बोले क्या करना है? बोले सिलाई सीखनी है। तेरे एमए करके अब सिलाई सीखोगे? बोले कुछ नहीं, अच्छा है मतलब कि करेंगे तो। बोले नहीं करनी। तो फिर इधर बात थी, फिर वो ऑनलाइन में करवाया। तो अब जैसे मैं अब पापा ने एडमिशन यहाँ करा दिया मेरा। अब कैसे माने फिर? उस टाइम पे मना करके थे? क्योंकि भैया मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मेरी सक्सेसफुल नहीं रही। तो मेरे को 6 साल से करीब हो गए घर बैठे हुए, केस वेस चल रहा है मेरा। तो अब ये हो गया, मैं 2024 में जब मैंने सुना कि ये मेरे को डिवोर्स दे रहे, तो मैं प्रॉपर डिप्रेशन में चली गई थी। रोहतक पीजीआई से ट्रीटमेंट चला। तो डिप्रेशन के बाद ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए इसका, इसलिए मेरा एडमिशन यहाँ कराया। लेकिन आपके फेस को देख के लग तो नहीं रहा आप डिप्रेशन में रहे हो कभी? नहीं भैया, बिल्कुल जो मतलब कि क्या बोलते हैं, एकदम पागल वाला जो होता है। मेरे को ये लाइट तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को एक जैसे फ़ोन की लाइट है ना, ये बर्दाश्त भी नहीं होती थी, बिल्कुल अंधेरे में रहती थी मैं। यही मैं मेरी प्यारी बहनों को कई बार समझाता हूँ कि जो नेगेटिविटी होती है, डिप्रेशन होता है ना, उसमें इंसान अकेला रहना पसंद करता है, बाहर नहीं निकलना चाहता कभी भी। अकेला तो रहने नहीं, मैं बिल्कुल भूल जाती थी, मम्मी को भूल जाती थी, पापा को। कोई बाहर से आता तो मारती थी, डर लगता था कि मेरे को मारेंगे, कोने में छुप जाती थी बहुत। मतलब कैसे उभरे आप? उभरे ऐसे कि मेरी बहन की वजह से। मेरी छोटी वाली बहन ने मुझे बहुत संभाला भैया। मतलब मैं पूरी रात बड़बड़ाना ऐसे प्रॉपर वो मुझे संभालती थी। सिर्फ वो ही मुझे संभाल पाती थी, और किसी के पास मैं रहती नहीं थी। मुझे ऐसे लगता था वो मुझे मारेंगे, क्योंकि मैं रूम शेयर मेरी बहन के साथ करती हूँ, तो हमारा ज़्यादा बॉन्ड है। तो इस वजह से उसी ने मुझे संभाला, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ शायद। जो ड्रेस आपने बनाई है बेसिकली, हाँ जी, ये कितने पैसे में बना दिया आपने? क्या बोलते हैं इसको? ये वैसे तो मैम ने ड्रेस वाली सिखाई थी, पर मैंने डिज़ाइन किया, इसको फ्लेयर में बना दिया भैया। ओके। हाँ कितने पैसे में बना दिए? लगभग 500 रुपये भी नहीं लगे भैया। ओके। जो आप यहाँ पे आए अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए, हाँ जी, जब पहले दिन यहाँ पे आए थे कैसा फील हुआ था? पहला दिन तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि भाई क्या चीज़ें हो रही, घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि मतलब मशीनें सिखा रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मशीनें सिखाएंगे बस। आज पूरा दिन में क्या किया, मतलब मशीनें सीखते रहे। मेरे को तो 5 मिनट में आनी चिल्लानी, अब क्या करूँ मैं। तो बोले आगे काम करना है, पहले ये सीखो प्रॉपर। तो उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंड्स बने। अब यहाँ से बिल्कुल घर जाने का भी मन नहीं करता। जो 3 महीने आपने यहाँ पे गुजारे, क्योंकि आपने अच्छे खासे आप पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, जो 3 महीने जीवन के आपने यहाँ पे दिए इस इंस्टीट्यूट को, हाँ जी, कैसे देखते हैं अपने जीवन में उनको? कैसे देखती हूँ? अब तो भैया मैं किसी को समझती ही नहीं, ये समझ। मतलब कितना आपके अंदर चेंज आया आत्मविश्वास के लेवल पे देखें, किसी से बात करने पे, या मतलब आपके जीवन में क्या ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आई आने के बाद? जैसे भैया मैं बहुत ज़्यादा सोचती बहुत थी, अब सोचने को टाइम ही नहीं है। अब मैं ज़्यादा, अगर मैं सोच रही हूँ तो मेरे दिमाग में वो मैम ने बोला था लास्ट 3 मंथ जाओगे तो मेरे सपने आएंगे, वो सच हो गई। मेरे को मैम की ही सपने आते हैं, सिलाइयों के सपने आते हैं। अब इतना होता ही नहीं है, इतनी वो हो जाती है। यहाँ से जाते हैं रात को 12-1 बजे तक काम करती हूँ, सो जाते हैं, वरना मुझे नींद भी नहीं आती थी।
तो वो चीज़ें मेरी बिल्कुल ही चेंज हो रही है। अब तो रूटीन इतना अच्छा बना हुआ है, बस भगवान करे ये रूटीन मेरा ऐसा बना रहे। भगवान नहीं, आप करेंगे वो? नहीं, भगवान भी करेगा उनका साथ भी चाहिए। भगवान का साथ तो देखो सभी के साथ है, आप इस चीज़ को समझें कि जो आप जीवन में चाहेंगे वही मिलेगा, ये लिखा हुआ है। भगवान से जो आप मांगेंगे वो आपको दे दिया जाएगा, बस आप उस रास्ते पे चले। मैं कभी कभी सोचती हूँ जैसे मेरी ज़िंदगी रही है, इतने बुरे कर्म तो नहीं करे होंगे पिछले जन्म में कि ऐसा कुछ हुआ हो। आपके लिए अच्छे हो। हाँ, जो ये आपके हो जीवन सकता चल है। रहा है, सपोज कीजिए, हो सकता है भगवान ने अच्छा सोच रखा हो आपके लिए। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है भैया जो बचपन का सपना है शायद वो मेरा अब पूरा हो रहा है। अब मुझे सही लाइन मिली, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे आप इसके बाद? आप अभी स्टार्टिंग तो मैं घर से करूँगी भैया, जहाँ तक हो सके मेरे को वो करना है। फिर मैं डिज़ाइन करूँगी ड्रेसेस, और इन फ्यूचर हो सके जहाँ आपकी ब्रांच रह जाए वहाँ मैं ओपन कर पाऊँ। बहुत बढ़िया। पैसे बहुत लगते हैं हमारी ब्रांच ओपन करने में। जो भी लगे इतने काबिल बन पाऊँ भैया। जब आप यहाँ पे रहे 3 महीने, जो ट्रेनर्स यहाँ पे आपके साथ थे जो डाउट सोल्विंग के लिए थे, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बढ़िया भैया, बस एक सिस्टम मुझे बहुत गलत लगा था, जैसे स्टाफ के लिए दूसरे ब्रांच में भेज देते हैं क्योंकि बॉन्डिंग होती है, फिर वो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं आप इस लगता। चीज़ को समझें, हमारे यहाँ पे 17-18 का टीचिंग स्टाफ है और हमें ब्रांचेज भी चलानी होती हैं। आप समझें कि अकेला सिर्फ भिवानी वालों का हक नहीं है मैडम के ऊपर। नहीं, वो तो नहीं है, मतलब फिर बाहर भी जब ब्रांचेज होती हैं तो स्टाफ को भेजना पड़ता है, और इस कारण वो तो चलेगा। पर इस बार जब पार्टी हुई फेयरवेल वाली भैया, वहाँ पे जो यहाँ पे पहले स्टाफ था वो मिले, तो बड़ा मज़ा आया। अब मुझे फिर ये लगा कि अच्छा है, शायद भेजते तो मुलाकात होती तो और भी अच्छा होता है। अच्छा लगता है। फेयरवेल पार्टी में आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी? मैंने लहंगा बनाया था भैया। रेनबो की थी? हाँ जी। कैसा फील कर रहे थे? बढ़िया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी? भीड़ की क्या बताऊँ भैया, बस हो गया। क्यों, डर गए थे पहले? नहीं, डरी नहीं थी। मेरे को ये था भैया कि मुझे सुबह जाना था ट्रेन से। रोहतक? हाँ जी। क्यों ट्रेन से, क्यों? क्योंकि मेरे को थोड़ी सी वोमिटिंग इशू था, तो मेरे को हाँ जी, तो मेरे को ये था कि ट्रेन से जाऊंगी और वो दोनों ट्रेन होगी मेरी कैंसिल। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे बात की, तो बोले कि लास्ट बस 11 बजे है। मैं फटाफट यहाँ आई, मैंने मैम को बोला कि मैंने पार्लर वगैरह बुक कर रखा है वहाँ पे, तो आप मुझे वहाँ पे मतलब छोड़ देना, मैं वहाँ से मेकअप करवा के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले बच्चे तैयार हो रहे थे तो टाइम लग गया। फिर मैंने भाई को बोला तो भाई कार लेके आया। फिर वहाँ से रोहतक पहुँचे, फिर वहाँ मेकअप कराया तो देखा हमारी ब्रांच की हुई चिट्ठी। अच्छा, रैंप वो फिर किसके साथ किया आपने? करनाल ब्रांच के साथ की भैया। मैंने कहा इतनी मेहनत की है, दूर आए हैं, हमारी रैंप वोट करा दो, चाहे किसी ब्रांच, मैम की ब्रांच है, बिल्कुल। सारी मैम की ब्रांच है, किसी में आ जाए, बस मैम के सामने एक बार रैंप वोट कर ले, हमने ड्रेस बनाई, हमारे वसूल हो जाएंगे। ओके। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? रितु मैम के साथ बढ़िया। और लगभग कितने दिन पहले से आप जानते थे मैम को? मैम को जानती हूँ तो 3-4 साल से। जब आपकी बहन आई थी उससे हाँ पहले जी, से? हाँ जी, उससे पहले हमने बहुत वीडियो देखी मैम की। ओके। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप? मैं तो सारे ही करती हूँ भैया वैसे तो, पर यूट्यूब पे मैंने यहाँ की अभी वीडियो नहीं डाली। इंस्टाग्राम पे अभी बनाया, वैसे तो पर्सनल था उस पर डाली थी तो वीडियो, पर अभी मैंने बनाया सिर्फ अभी, जस्ट कुछ दिनों से उस पर डालते हैं आप? हाँ जी। ओके। तो अभी जब आप यहाँ से जाएंगे, हाँ जी, तो क्या अपने जीवन में क्या कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? अब तो सब कुछ कर लेंगे। कहाँ करेंगे बुटीक वगैरह, आप कहाँ सोच रहे हैं? बुटीक अभी तो स्टार्टिंग घर से करेंगे भैया। उसके बाद बुटीक तो करेंगे, पर मेरे को भैया ड्रेसेस मेरे को सिर्फ डिज़ाइन करके और मैंने रेंट पे देना है। अच्छा, आप उस फील्ड में जाना चाहेंगे? हाँ। ओके। 3 महीने के दौरान लगभग खर्च कितने हो गए पैसे आपके? क्योंकि आप तो लोकल है भिवानी से, पीजी का खर्च नहीं लगा आपका? पीजी का नहीं निकला, बाकी मैंने कपड़े पे खूब लगाया। कपड़े पे भी नहीं लगा भैया मेरा, मतलब कि पापा रिटायर होने के बाद हमने कपड़े की दुकान कर रखी है। अच्छा, वहीं से उठा लाए? तो वहीं से उठाते हैं और हमारा ऑनलाइन जाता है भैया, मतलब अच्छा। कि मीशो वगैरह पे। तो अभी तो जहाँ तक है कि घर से स्टार्ट करेंगे तो मुझे आ गई है, तो कटिंग करूँगी और फिर सेल करेंगे। ओके, ठीक है। कि मैंने मेरी सिस्टर का सिला भैया सूट, तो पापा को दिखाया, पापा को बड़ा पसंद आया। पापा कहते भाभी का भी एडमिशन करा दो, उनका भी करा दिया जनवरी बैच में। फिर कह रहे मेरी बहन को भी, तू भी सीख ले अब। जिसको मना किया था कह रहे 2 साल बाद पहले होती तो मैं कहाँ होती, ये सोचो आप। हाँ, एक हमारी स्टूडेंट थी, मैंने उसका इंटरव्यू शूट किया था, अंशिका गुप्ता। वो पिछले साल आई थी गर्मियों में। वो थी देहरादून से, तो उसको कुछ यहाँ पे इशू हुआ रहने में, या मतलब खाने में नहीं उसको सूट हुआ, तो वो वापस चली गई, ऑनलाइन में शिफ्ट किया, चली गई। अब वो पीछे से उसका इंटरव्यू लिया मैंने, जब आई हुई थी, कह रही भैया मैंने जीवन की बड़ी भूल कर दी कि 1.5 साल मैंने अपने जीवन का ख़राब कर दिया। अगर मैं उस टाइम पे पूरा कर जाती ना,
और बोला सेम इशू मेरे साथ अब की बार भी हुआ, क्योंकि मेरा दिल नहीं लगा, ये नहीं लगा। लेकिन अब की बार मैं सोच के आई थी अगर जाऊँगी तो सीख के जाऊँगी, नहीं तो वापस ही नहीं जाऊँगी। तो आप इस चीज़ को समझे, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तय है, वही होगा। हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसे को सिखाया, जैसे आप कह रहे हो आपको सिलाई का ऐसे नहीं आता था, मतलब ऐसे लोग हैं नहीं आता, लेकिन एक हमारा जो तरीका जिससे हम 3 लाख प्लस बच्चों को लगभग सिखा चुके हैं, तो एक ना तरीका बनाया गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे बच्चा जब पैदा होगा फिर LKG, नर्सरी, LKG, UKG ऐसे जाएगा ना, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो 3 महीने प्रॉपर फॉलो करेगा वो प्रॉपर सीख के जाएगा। तो काफ़ी बातें आपने बताई अपने जीवन के बारे में, यहाँ के बारे में। तो अब मुझे ये बताएं आप, जो लोग आपको कुछ नेगेटिव कर रहे थे, ये कर रहे थे, अब आपके क्या जवाब होंगे अगर कोई अब आपसे बोले सेम सवाल? नेगेटिव कर रहे थे, मैं इग्नोर करूँगी भैया, मेरे को सुनना ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा था ससुराल से, तो मैं कॉलेज के लिए तैयार हुई, सुबह सुबह की बात है भैया। तो जैसे ही एंट्री हुई कहते ये तो छोड़ रखी है, घर बैठी है। तो सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हो जाता था ना ये चीज़ें सुन के, मतलब सुनना बहुत 6 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है, लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है भैया घर बैठना। ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है इस विषय में कि समाज की ना सुने तो बेटर है। नहीं, उस टाइम पे हो जाता था, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। था जो आपको ये कह रहे थे मैडम नहीं आती, फलाना नहीं होता होगा, ये नहीं होता होगा, उनके लिए आपका बेसिकली क्या होगा? अब उनके लिए आओ और देखो। मैं तो कह रही हूँ आओ देखो, ये मैम सिखाते हैं। हाँ, इन फ्यूचर मैम यहाँ से ऑफलाइन बंद कर दिया तो क्या होगा आप लोगों का, वो आप खुद सोचो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है अभी वहीं से बंद कर देंगे हम? नहीं, ऑफलाइन। एक बात बताओ भैया, जैसे मैम का इतना खर्चा लग रहा है बिल्डिंग का, सारी चीज़ों का, जबकि मैम का ऑनलाइन चल सकता है, तो वो ऑफलाइन किस लिए कर रही है? लेकिन ऑनलाइन में ना हम प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ आपने झेला है और आप पढ़े भी हैं अच्छे खासे। तो अंत में महिलाओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए भैया यही है कि चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ तक जो आपके लिए है उसके साथ खड़े रहो। खड़े भी मतलब इतना ही रखो जितना कर सकते हो, और अपने लिए हो जाओ खड़े। जिस दिन उन्होंने फर्स्ट स्टेप कर लिया ना, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप दूसरे के लिए खुद को कितना ही न्यौछावर कर दें। क्योंकि हमारे सब ने बहुत मेहनत की है लड़कियों को बाहर निकालने में, शायद उनकी जो कोशिश है उनको नाकाम मत करो। जो महिलाएं मतलब चाहे जिद करनी पड़े, चाहे जो, वो सब कवर हो जाता है, सब मान जाते हैं बाद में। जब एक लड़की वो होती है ना, सब मान जाते हैं। वो शुरुआत की वो होती है कि भाई नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। सबसे मेन होता है, पहला स्टेप ले लिया ना, तो फिर उसके बाद आप खुद आप पे है कि आप नहीं रुकोगे, और जो भी बंदा कह रहा है ना आपको रोकने के लिए, वो खुद आएगा आपके पास। मतलब भाई ने मुझे बोला अभी, मैम को देखा, कह रहे मैम को सैल्यूट है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 1 मिनट का नहीं पता कहाँ से कहाँ जाना हो जाए। तो बोले इतनी मेहनत कर रहे, कह रहे तुम तो तलवार दे दी मैम ने, चलानी सिखा दी, सिर्फ अब उस पर मेहनत करनी है तुमने। सारी चीज़ें हैं, या तो आर हो जाएगा बंदा या फिर तुम ही जाओगे। इस बात को ऐसा है, बेसिकली मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम जितना जानते थे, जितना हम सिखा सकते थे, हमने कोशिश की है कि उससे ज़्यादा सिखाया जाए। मैं तो ये सोच रही हूँ भैया, आने वाले टाइम में शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा डिज़ाइनर होंगे। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, जब हम जॉब हायरिंग करते हैं, MBA पास आउट हूँ जी, एक्सेल चलाना नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है नहीं पता, मैनेजमेंट किस चीज़ की क्या होगी नहीं पता जी, किताब पढ़ी है, पेपर पास करके आए। आप इस चीज़ को बताओ कि मेरे पास एक डिग्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कॉलेज ऐसे हैं, सभी वो, मैं किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा रहा मैं, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ उस कैंडिडेट के लिए कि जिसने 5 साल 7 साल 10 साल हायर एजुकेशन को दिए हैं, उसके बाद भी वो उस लायक भी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके 10,000 रुपये की जॉब कर ले। तो क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है वो? जहाँ तक मुझे लगता है जितनी भी थ्योरी हमको समझाई जाती है, जितना पढ़ाया जाता है, वो तो कुछ आता ही नहीं है भैया अगर लाइफ में। फिर वही बात आ गई कि जी बाबर 1526 ईस्वी में आता, मैं क्या करूँ इस बात का, बताओ। मैं बाबर से आगे बढ़ भी तो नहीं रहे ना भैया। मैं वही कह रहा हूँ कि अटक गया है सारा सिस्टम। मतलब रट्टा मरवाए जा रहे हैं, पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं जी, नौकरी लग गई जी। एक ऐसा समाज क्रिएट कर दिया गया जहाँ पे एक डी ग्रुप की नौकरी लगने पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है भैया हिस्ट्री हमें इतनी पता होनी चाहिए कि कोई पूछे तो बता सके, इससे ज़्यादा नहीं। हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो समझो, मैं वो नहीं कह रहा हिस्ट्री की नॉलेज, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समाज को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा ना, जब 98% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में हैं तो हमें उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके तो देश आगे बढ़ पाएगा। मेरा गांव भैया वैसे प्रॉपर गांव मेरा सालावास है, कृपाराम पूनिया, आपने सुना होगा भैया। तो
इसलिए उनका ये था, वो थे IAS थे। उनके बाद हमारे जब प्रॉपर मेरे जितने भी टुनबे में हैं जो भी है गवर्नमेंट जॉब में है, और कहते ही है कि तैयारी करो, गवर्नमेंट में करो। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, कैसे करूँ। आधे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं ना, उनका खुद का मन है कि नहीं है, लेकिन समाज का दबाव है। आप समझे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक लड़का D ग्रुप में लगा हुआ है, 20,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उसकी शादी हो जाएगी बहुत अच्छे घर में। और एक लड़का लाख रुपए प्राइवेट जॉब से या कुछ धंधा करके कमा रहा है, उसकी शादी नहीं होगी। हाँ जी, ये है समस्या। क्योंकि मेरे भाई ने बहुत टाइम वेस्ट किया भैया। टाइम वेस्ट तो नहीं, उसने प्रॉपर मतलब कि बचपन से जैसे बताया कि गवर्नमेंट जॉब, तो उसको इनकम टैक्स में लगना था, उसने बहुत तैयारियाँ करी, नहीं हो पाया। तो अब बिजनेस कर रहा है, तो अब जो इनकम आती है तो कहाँ ये अब कमाते इनकम कम नहीं आती, कम आती है ना, ज़्यादा क्या, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। मतलब कम आती है कि ज़्यादा आती है। अब समझे, मैं वही समझाना चाह रहा था। गवर्नमेंट जॉब को जितना ग्लोरीफाई किया गया है खासकर इंडिया में, उतना ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। और जो इंसान पैसा कमाना चाहता है उसको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं, अरिस्टोटल कह गया था 2,000 साल पहले, लगभग 2200 साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था कि जिसको पैसा कमाना उसको गवर्नमेंट जॉब में आप मत लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में मत लीजिए, उससे बिजनेस करवाइए। और अपने यहाँ ज़्यादातर लोग, उनको शौक नहीं है समाज सेवा का, आप समझें, वो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है इसलिए जाते हैं। और बहुत अच्छा टैलेंट जो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, बहुत अच्छा कर सकता था, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। BTech M.Tech करके लोग हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं बहुत सारे। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट वर्षा को, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से, और काफ़ी अच्छे और बोल्ड विचार हैं इनके। होपफुली हम आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि अपने जीवन में हर उस बुलंदी को पाएँ जो ये सोच के यहाँ पे आए थे, और जो जिस दौर से ये गुजरे हैं होपफुली आगे उस दौर से ना गुजरे, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि अहम ब्रह्मास में जब इंसान खुद के बारे में सोचेगा वही सत्य है। दूसरों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हम अपना शरीर भी किसी के लिए न्यौछावर कर देंगे तो भी हम उसे अपना नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले फोकस करें खुद पे, और दूसरा जिसको हमारी ज़रूरत है वो अपने आप आएगा। अगर हम किसी को सोच रहे हैं कि ज़बरदस्ती मैं इसको अपना बना लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए खुद पे फोकस करें, खुद को आगे बढ़ाएं, और जब आप खुद को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास वाले लोग भी आपके साथ होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितिंसा। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।